जम्मू कश्मीर में इस टाइम इलेक्शन का माहौल जो है वो चल रहा है और 10 साल के बाद जो है पॉलिटिकल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में आया है। मेरे साथ इस पे खास बातचीत करने के लिए इस टाइम मौजूद है गौरव चोपड़ा, जो कि डीपीएपी के कैंडिडेट है और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्युएंसी जो है वहां से जो है इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो डीपीएपी के जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो कर रहे हैं, लोगों का किस तरीके का जो आपको रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है? इस बार लोगों का रुझान जो है वो किन पार्टीज की तरफ आपको लग रहा है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो डीपीएपी के तमाम जितने हमारे उम्मीदवार यहाँ जम्मू में खड़े हैं, कैंडिडेट्स हमारे, उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और खास करके अगर मैं बात करूँ जम्मू वेस्ट की, तो जम्मू वेस्ट के लोग, जम्मू वेस्ट की जो फैमिलीज हैं, मेरा परिवार की तरह है। क्योंकि जब मैं कॉरपोरेटर बना था वार्ड नंबर 28 से, यहाँ बूढ़ा बख्शी नगर के अंदर, तब भी इन लोगों ने मुझे अपनाया था और आज भी पूरे जम्मू वेस्ट के लोग मुझे अपना रहे हैं, बहुत खुश हैं। और वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो आगे आए, ताकि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त पॉलिटिक्स डगमगाई हुई है, इतनी गंदी पॉलिटिक्स चल रही है, उसे उसमें कुछ चेंजेस हो सके। बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मुझे लोग जानते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब को बहुत प्यार करते हैं, जो उन्होंने काम किए हैं जम्मू के लिए, जम्मू के बच्चों के लिए, जम्मू के यूथ के लिए। बहुत प्यार मिल रहा है। मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा हूँ। लोग चाहते हैं कि कैंडिडेट हमारे घर पे आए। एक कैंडिडेट का जो कनेक्टिविटी लोगों के साथ होती है, वो शायद ही सपोर्टर्स के साथ होती होगी, लेकिन लोग कैंडिडेट को देखना चाहते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। और यकीन मानिएगा कि हम अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। हार जीत जो है वो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो लोग अपने घर में घमंड में बैठे हुए हैं कि हम घर में बैठकर जीत गए हैं, हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो यहाँ से जिस तरीके से बीजेपी के कैंडिडेट है अरविंद गुप्ता, साथ ही साथ पीडीपी के हैं रजत जी हैं, और भी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट है, और लोगों की आइडियोलॉजी शुरू से जम्मू कश्मीर में ये रही है कि वो मुद्दों पे कम, कैंडिडेट को देख के कम और पार्टीज को देखकर जो है वो ज्यादा वोट देते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार भी जो बीजेपी का एक नैरेटिव है मोदी जी के नाम पर वोट लेने का, वो इस बार भी पूरा जो है वो हो पाएगा? देखिए, मोदी जी का एक पार्ट जो है वो भारत में वो एक अलग विषय है। उसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते। आज लोग कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और इन 10 सालों में पूरे जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी चेंज हो गई है पॉलिटिकली। कौन कौन से वार्ड्स कहाँ कहाँ पे कर दिए, पूरे हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अलग, उसका नक्शा जो है, उसका मैप जो है वो चेंज हो चुका है। और आज लोग जानते हैं, आज यूथ हमारा जानता है, पढ़ा लिखा यूथ है, हर किस्म की अवेयरनेस को जानता है। और वो कैंडिडेट को देख रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट ने काम किए हैं, कौन करवा सकता है। और मैं अपील भी यही करता हूँ कि आप कैंडिडेट को देखिए कि वो कैंडिडेट क्या आपको सूट करता है। आप अगर पार्टी पे जाएंगे तो 10 साल पहले जैसे जम्मू कश्मीर होता था, और जम्मू का यूथ जो है वो बेरोजगार हो गया। किसी ने कभी इनके लिए कोई बात नहीं की, चाहे बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे थे, डेंटल सर्जन थे, डेली वेजेस की बात करूं, और कहीं जो हमारे एग्जाम्स हुए, जितने भी घोटाले हुए, तो वो तमाम मुद्दे हैं। अब इस वक्त लोगों को देखना चाहिए, कि कैंडिडेट्स को देखना चाहिए कि कौन से कैंडिडेट ने काम किया है, कौन कर सकता है। उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखिए कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता था, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया, कुछ कर भी सकता है। जब पैराशूट से पॉलिटिक्स करने तो नहीं आ गया। कहीं पे जो सुनने को मिलता है कि कुछ लोगों ने बहुत मोटे मोटे पैसे देकर टिकट्स ले ली हैं, जो नेशनल पार्टीज हैं। तो अगर जो लोग पैसे देकर पॉलिटिक्स में आए हैं और उन्होंने टिकट्स ली हैं, तो अगर वो जीतने के बाद अगर वो किसी पार्टी फ्रेम में आकर जीतते हैं, तो वो अपने पैसे पूरे करेंगे, वो लोगों का काम नहीं करेंगे। हम जैसे 5 साल पहले थे, हम आज ही वैसे ही हैं। लोगों का काम कर रहे हैं, हमने पैसे नहीं कमाए, हमने लोगों का प्रेम कमाया, हमने लोगों का विश्वास कमाया, काम किया है, काम करते हैं और काम करने का पूरा जज्बा है, जुनून है।
कि हर घर में काम करना है, हर घर में रोजगार पैदा करना है, नशे को दूर करना है। आप लोगों ने जो है दरबार मूव को रिस्टोर करने की बात जो है वो भी की है। तो जिस तरीके से ये एक 150 साल पुरानी प्रैक्टिस थी जिससे कम्युनल हार्मनी जो है वो बनी रहती थी और इकोनॉमी जो है वो भी जम्मू की बूस्ट होती थी। तो आप अगर पावर में आ जाते हैं दरबार मूव के साथ-साथ और किन चीज़ों पर जो है आपका फोकस रहेगा? देखिए, दरबार मूव एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया थी हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। आपने ठीक कहा कि दरबार मूव से जब कश्मीर के भाई बहन हमारे जम्मू आते थे तो एक भाईचारा बना रहता था। जब हमारे जम्मू के भाई बहन कश्मीर में जाते थे तो वो प्यार बनता था, वो संबंध बनते थे। दरबार मूव बंद कर कर गवर्नर साहब ने कहा, एलजी साहब ने कहा कि हमने 200 करोड़ जो है आवन जावन में बचाया। 200 करोड़ अगर आवन जावन में आपने बचाया, माइनिंग माफिया, वाइनशा माफिया, इनसे आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद आपने क्यों नहीं बच्चों की जो है ये स्मार्ट मीटर्स के ऊपर क्यों नहीं बोला, इसको क्यों नहीं, मीटर्स के जो बिल है उसको क्यों नहीं माफ किया? दरबार मुंह बंद कर कर जो हमारे बाजारों में रोजगार आता था, चाहे वो किसी भी किस्म का बाजार हो, रघुनाथ बाजार हो, ओल्ड सिटी वाला बाजार हो, गांधीनगर के बाजार हो, जानीपुर का, बख्शी नगर का, रेहाड़ी का, तालाब तिलों का, तमाम जो बाजार जो सेक्टर के आसपास में भी होते थे, वहां पे खुशियां आती थी, वहां आमदन आती थी। जो लोग अपने घर पे किराए पे कमरे देते थे उससे लोगों की अर्निंग आती थी। तो वो तमाम चीजें इन्होंने बंद कर दी दरबार मूव बंद कर कर। क्यों? दरबार मूव से भाईचारा भी बढ़ता था और रोजगार भी पैदा होता था। हमारे यहाँ से लोग जाते थे वहां पे परचेज करते थे, वहां से जब लोग आते थे यहाँ पे परचेज करते थे, फ्रेश अराइवल खरीद लेते थे, सेल का वेट नहीं करते थे। दुकानदारों के अंदर आमदन आती थी, उनके आगे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलती थी। जो उन्होंने लड़के रखे होते थे, जो उनके एम्प्लॉयज होते थे, उनकी सैलरी निकलती थी। आज उनकी सैलरी निकलनी इतनी मुश्किल हो गई है। मॉल्स के काम चलते थे, जो किराए पे जिन्होंने शॉप्स लेके रखी हुई हैं उनका किराया निकलता था, आज उनके किराए भी बंद हो गए हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं दरबार मूव बंद करने के बाद, ये सारी ये जो हमारी गार्ड ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई है। तो वो डेवलपमेंट भी रुक गई, वो भाईचारा भी खत्म हो रहा है और रोजगार भी खत्म हो रहा है। दुकानों में कामकाज नहीं रहा। जो आमदन आती थी, लोग किराए पे अपने कमरे देते थे और एक एक साल का एडवांस लेकर रखते थे, उससे वो बिजली का बिल देते थे, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के ऊपर लगाते थे। तमाम ये चीजें, ये सारी चीजें बंद हो गई। इसलिए हमने कहा कि दरबार मूव को शुरू करवाना बहुत जरूरी है, खासकर कि जम्मू के लिए। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, अगर आप पावर में आ जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके विश लिस्ट में है कि अगर मैं पावर में आता हूं तो मुझे अपनी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये चीजें जो है सबसे पहले करनी है, मुझे ये वाले एक्शन जो है इनिशिएट लेने? देखिए अंजलिना जी, मैं आपको बता दूं, जब मैं कॉर्पोरेटर भी था तो नगर निगम के अंदर जो लोग नौकरी कर कर रिटायर हो जाते थे, अपना पीएफ भी ले लेते थे, सारी फैसिलिटीज लेने के बाद वो दोबारा री एंगेज किए जाते थे जम्मू नगर निगम के अंदर। मैंने उस प्रक्रिया को बंद किया। मैंने फाइनेंस प्लानिंग कमेटी का मैं मेंबर रहा 5 साल। मैंने पहले उसमें पास करवाया, फिर मैंने जनरल हाउस की मीटिंग में से पास करवाया। मैं चंद्रमोहन गुप्ता जी का भी इसमें उनको भी श्रेय दूंगा, उनका भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने उसी वक्त ये इनिशिएटिव लिया कि जो लोग री एंगेज होकर दोबारा एनजीओ के माध्यम से नगर निगम के अंदर लग रहे थे, उन 5 लोगों को मैंने डिसएंगेज करवाया, नौकरी से बाहर किया, ताकि उन्होंने अपनी सारी फैसिलिटी ले ली थी, पूरी नौकरी की जो है उन्होंने एंजॉयमेंट किया था और वहां 5 बच्चों को काम करने का मौका मिला। अगर पढ़ा लिखा नौजवान हमारा घर पे बैठा रहेगा, रिटायरमेंट के बाद भी एनजीओ के माध्यम से दोबारा वो लोग काम करेंगे, तो हमारे बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? तो मैंने उसे बंद करवाया। इस तरीके से मंदिरों का शहर जो है हमारा, वो आज माइनिंग माफिया का शहर बन गया। जो रेत और बजरी की ट्राली जो हमें 700-800 या 1000 के बीच में आती थी, आज आप देख सकती हैं कि हमारी ही रेत बजरी माइनिंग माफिया इतना हावी हो गया, 10-10 हजार, 5-5 हजार, 12-12 हजार की रेत और बजरी हमें मिल रही है, जो ट्राले हैं वो मिल रहे हैं। मंदिरों का शहर जो है हमारा वंशा माफिया का शहर बना दिया। जब एक्साइज पॉलिसी किसी टाइम पे हमें बताया जाता था कि अगर आपको वन शॉप खोलनी है या आपको बार खोलनी है तो उस दायरे में
इतने किलोमीटर के अंदर मंदिर नहीं होना चाहिए, मस्जिद नहीं होनी चाहिए, गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए, कोई स्कूल नहीं होना चाहिए, कॉलेज नहीं होना चाहिए, कोई एजुकेशन के माध्यम से कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो एक्साइज पॉलिसी आई है, पुलिस के जोर के ऊपर कहीं पे जहां पे उनको किराए पे दुकान मिलती है, जहां अपनी उनकी दुकान होती है, तो वो गली गली में वाइन शॉप्स खुल रही हैं और खुलवा रहे हैं। जो पहले लोग काम करते थे, एक परमानेंट उनका सोर्स था, एक परमानेंट वो लोग काम करते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए। पड़ता है, जो एक्साइज पॉलिसी आई है, पुलिस के जोर के ऊपर कहीं पे जहां पे उनको किराए पे दुकान मिलती है, जहां अपनी उनकी दुकान होती है, तो वो गली गली में वाइन शॉप्स खुल रही हैं और खुलवा रहे हैं। जो पहले लोग काम करते थे, एक परमानेंट उनका सोर्स था, एक परमानेंट वो लोग काम करते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए। क्योंकि जो लोग 25 साल से एक दुकान के ऊपर काम करते थे, उन्हें वही काम करना आता था, उन्हें कोई और सेल परचेज का काम करना नहीं आता था, कोई कंप्यूटर का काम नहीं करना आता, वो लोग बेरोजगार हो गए। उनकी फैमिली ज्यादा सफर कर रही है। ट्रांसपोर्ट यूनियन की बात करूं, ट्रांसपोर्ट यूनियन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, आज उसे खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। काले ऑटो वाले जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, क्योंकि ई रिक्शा आ गया। अब ई रिक्शा तो जो हमारे लोकल लोग चलाते हैं, क्योंकि हमारी मेटाडोर्स बंद हो गई, मेटाडोर्स का काम नहीं रहा। जब वो लोग ई रिक्शा लेते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जो बाहर के लोग आ गए, हमारे जम्मू शहर को यूपी और बिहार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके लिए हमें फाइट करनी है। हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का भविष्य जो है वो आज अंधेरे की तरफ जा रहा है। रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, इसलिए वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे हमारे। तो इन तमाम चीजों के लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी। ये जो खुली मीटर लगाए हैं, स्मार्ट मीटर जिसका नाम दिया गया है, आज जम्मू के अंदर पूरे परिवार की आमदन जो है वो 20, 25, 30 हजार होगी। अगर 2 बच्चे काम करते हैं, उनके माता पिता भी काम करते हैं, पे स्केल कितना कम है। प्राइवेट स्कूल में अगर प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं तो आप जानती हैं उनका पे स्केल कितना है। कहीं पे भी काम करते हैं प्राइवेट, तो हमारे जम्मू के अंदर पे स्केल इतना ज्यादा नहीं है जी। तो अगर उन उन लोगों का, फैमिलीज का पूरा खर्चा जो है 8-8 हजार बिजली के बिल आएंगे, 5-5 हजार आएंगे, 10-10 हजार आएंगे, तो उनकी सैलरी तो सारी वहीं पे चलेगी। वो कब अच्छी एजुकेशन देंगे, वो कब अपने घर में जो है राशन लाएंगे, वो कब कहीं घूमने के लिए जाएंगे, वो कब फ्रीडम से अपनी जिंदगी जिएंगे? वो तो कर्जे के ऊपर ही डूबते जा रहे हैं। क्योंकि कोरोना के बाद हमने देखा कि किस तरीके से पूरी पूरी फैमिलीज खत्म हो गई। कोरोना में हमने देखा एक फादर जो है वो अपने बेटे को नहीं जो है वो हाथ लगा सकता था, और कहीं जब हमारे किसी भाई की, जब हमारी किसी बहन की, किसी माता की, किसी बुजुर्ग की जब मृत्यु हो गई कोरोना के अंदर, उनको उनके उनके फेसेस नहीं देखने दिए। तो हम कोरोना से उभरे नहीं, हमारे व्यापारी जो है वो कोरोना से उभरे नहीं, खत्म हो गए, और हमारे ऊपर जो है वो स्मार्ट मीटर्स का बोझ लगा दिया। मतलब स्मार्ट मीटर्स को हटाएंगे? हम हटाएंगे, हम इसे उखाड़ के लखनपुर के बाहर फेंकेंगे। हम पुराने मीटर्स जो है इसे यहाँ पे लगाने की बात करते हैं, क्योंकि बिजली हमारी है, जमीन हमारी है, पानी हमारा है, उसके बाद भी इतने मोटे बिल जो है वो आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी का हाल आप देख लीजिए। स्मार्ट सिटी की 1 घंटे की बारिश में स्मार्ट सिटी का गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई बात नहीं करता। ये तमाम मुद्दे जो हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, यूथ के लिए बात कर रहे हैं कि यूथ को हमने रोजगार देना है, पढ़े लिखे यूथ को रोजगार देना है। जो डेली वेजर्स हैं वो डेली वेजर ही बेचारे रिटायर हो गए, बताएं वो अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने बच्चों को एजुकेशन कब देंगे? जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ड्राइवर, जो हमारे कनेक्टर भाई हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं उनके पास कोई आमदन का सोर्स नहीं रहता, उनके पास पेंशन का कोई सोर्स नहीं रहता। तो हमने उनके लिए भी कहा कि हम उन्हें 5-5 हजार मंथली देंगे। जी। आप मुझे बताएं, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन इन लोगों ने बंद कर दी। 1,000 पेंशन देते हैं। आज के जमाने में पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं रहते, जब बच्चों के साथ करने की बात अब क्यों कर रहे हैं ये चीजें? अब क्यों? याद इलेक्शंस के दिनों में 10 साल से आप लोगों ने क्या किया? आप सेंटर में, आप स्टेट में, आप तो क्यों नहीं आपने ये चीजें की? तो उस वक्त आपको क्यों नहीं याद आया? एक विडो के लिए
जिसका हस्बैंड उसके सिर के ऊपर ना हो, और आज की जनरेशन जो है अगर बच्चे भी नहीं साथ में रहते हो तो 1,000 के ऊपर वो अपना राशन, अपनी दवा, कितना खर्चा उनका निकलता है, आपने वो भी बंद कर दिया। आपने कहा बीपीएल वालों को देंगे। ओल्ड एज वालों की बात करूं, उनका भी यही सिस्टम है, उनकी दवा, उनका राशन उसी के ऊपर निर्भर है, आपने वो भी बंद कर दिया। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं ये हम लेकर आए हैं। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करूं तो हमने नगर निगम के अंदर इसे पास किया। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हमने इसलिए कहा कि नगर निगम ने उसे पास किया। उसके बाद हमने युवा रायपुर सभा के साथियों के साथ मिलकर हमने आंदोलन किया। सबसे पहले हमारे साथ कॉर्पोरेटर्स ने आंदोलन किया। जब ये आंदोलन घर घर में गया, हर गांव में गूंजा, उसके बाद मजबूरन इनको महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी देनी पड़ी। तो इसी तरीके से महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी नगर निगम ने पास की। फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर्स ने कहा कि जम्मू एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दीजिए, जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दीजिए, भारत माता चौक कर दीजिए, और ये तमाम मुद्दे लेकर जो नेम चेंज करने की प्रक्रिया जो है वो नगर निगम के अंदर शुरू हो गई। तो मैंने भी एक प्रस्ताव लाया, क्योंकि हम कॉर्पोरेटर्स थे, हमारा उस वक्त फर्ज था गलियां नालियां स्ट्रीट लाइटें, स्ट्रीट लाइटों में स्कैंडल कितना बड़ा, आज सारी स्ट्रीट लाइटें पूरे जम्मू शहर की बंद पड़ी है। तो मैंने कहा कि स्टेटहुड को पास कीजिए, राज्य का दर्जा वापस कीजिए, इसको नगर निगम पास करे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे। लेकिन उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर्स ने हमें ये मेरा प्रस्ताव खारिज किया और बताया गया कि इससे आतंकवाद पे विराम लगेगा। आज कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है, आज जम्मू जो है आतंकवादियों का हब बन चुका है। ये तमाम मुद्दे लेकर हम जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स आप देख सकते हैं कि लोगों के घर के बाहर एक डिजिटल नेम प्लेट लगी है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से। आप बताएं उसका क्या काम है? उसके अंदर जो स्कैनर लगा है उसमें होना चाहिए कि राशन कार्ड होल्डर्स कौन कौन है, घर का मुखिया कौन है, उनका एड्रेस नंबर क्या है, हाउस नंबर क्या है, क्वार्टर नंबर क्या है। लेकिन वो प्रॉपर्टी टैक्स का एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जब ये प्लेट्स लग रही थी उससे पहले इन्होंने हर घर की मेजरमेंट ली, हर घर का कंस्ट्रक्शन एरिया डिफाइन किया है उसके बीच में। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स का हिस्सा है, हमने उसे पास किया। रविंदर रैना जी वहां बैठे थे, हमने हाउस के अंदर कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। टोल टैक्स के ऊपर हमने लड़ाई लड़ी। पानी का टैक्स ये लोग लगाना चाहते हैं, इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि आप बाल्टी का बटन दबाएं, भूल जाइए आप किसी भी बड़ी पार्टीज को, क्योंकि ये पैसे की इस वक्त उसमें खो चुके हैं। क्योंकि इनके अंदर पैराशूट के जो लीडर्स हैं पैसा देकर और कहीं स्कैंडल कर कर दूसरी पार्टियों के अंदर वो आ चुके हैं, और दोबारा उन्होंने ही अपने घर बनाने हैं। हमारे जम्मू के बच्चों के लिए, हम लोगों के लिए किसी ने नहीं सोचना। अगर संकल्प निकाला गया जो अमित शाह जी ने उसमें निकालते कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, हम स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ देंगे, उसमें क्यों आप लिखते हैं कि हम बिजली फ्री देंगे? मतलब बिजली होनी है हमारी, मतलब बीपीएपी इन सब चीजों पे जो है वो काम। मैं कहता हूँ बिजली फ्री होनी चाहिए, हमें बिजली हमारी है, हम जम्मू से निकल रही है, जम्मू कश्मीर की एक विरासत में समझ लीजिए बिजली है, हमें तो फ्री होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों को। करेक्ट। तो इस मुद्दों को लेकर हम जो है, इसलिए मैं चाहता हूं कि डीपीएपी को आप वोट करें, गौरव चोपड़ा को वोट करें। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का मैं जम्मू वेस्ट का नुमाइंदा हूं। बाल्टी का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये थे हमारे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के कैंडिडेट जो कि जम्मू वेस्ट से जो है असेंबली इलेक्शन को फाइट कर रहे हैं, और इनसे हमने बातचीत की कि क्या कुछ इनकी तैयारियां है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स है इन्हें देखने को मिल रहा है। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।